Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. कम्युनिकेशन की इससे पहले 2 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज की ये 3rd क्लास है कम्युनिकेशन यूनिट की, और इस क्लास में हम लोग आज जानेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अशाब्दिक कम्युनिकेशन, जिसमें आपको शब्दों की नीड नहीं होती। बिना शब्दों का यूज़ किए, बिना कुछ कहे ही आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देते हो। जैसे आपके सामने कुछ साइन एंड सिंबल्स हैं, उनको मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको देखकर ही पहचान सकते हो कि इन सिंबल्स का, इन साइंस का मतलब क्या है। और इस क्लास को करने के बाद हम इस क्लास के लास्ट में इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे कम्युनिकेशन यूनिट से रिलेटेड। इसीलिए आप लोगों को इस क्लास को शुरू से एंड तक पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन यूनिट में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, वो ये सारे हैं। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास। जितने भी टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स को इस क्लास में अच्छे से देखेंगे, ईजी एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। बाकी के ये 4 टॉपिक्स हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 Cs ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 4 S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 3 मॉडल आते हैं मेनली: लीनियर, ट्रांजैक्शनल मॉडल एंड इंटरेक्टिव मॉडल। इन तीनों मॉडल में, जैसे कि एरिस्टोटल का मॉडल, बार्लो का मॉडल, उन सारी चीज़ों को भी हम आगे क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी क्लास का कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग और उसके टाइप्स। और ये सारे टाइप्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हैं। इन सारे ही टाइप्स को आज हम इस क्लास में डिटेल में और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ आप पढ़ते हो अपनी लाइफ में, सबसे पहली चीज़ कि आप उसके नाम से चीज़ों को अगर याद रखोगे ना, जैसे कि हमने फैलेसी वाला टॉपिक पढ़ा था, तो फैलेसी वाले टॉपिक में भी मैंने आपको एक एक फैलेसी उसके नाम से कनेक्ट करके याद करवाई थी। उसी तरीके से आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, किसी भी यूनिट का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप नाम से याद कीजिए। देखो यहाँ लिख रहा है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक, जिसमें कि शब्दों का प्रयोग नहीं होता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ट्रांसफर टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचाते हैं बिना शब्दों का इस्तेमाल किए और बिना ही कुछ बोले, यानी लैंग्वेज का इस्तेमाल किए बगैर और वर्ड्स का यूज़ किए बगैर हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग भी हमने क्या समझा था? कम्युनिकेशन का मीनिंग ही ये होता है कि एक पर्सन के माइंड में जो विचार हैं, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके आइडियाज़ हैं, जो उसकी नॉलेज है, उसको दूसरों तक सक्सेसफुली पहुंचा देना, वो होता है कम्युनिकेशन। ठीक है। और अगर उन सारी चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, जो आपकी थिंकिंग है, आपकी फीलिंग है, अगर आप बिना शब्दों का यूज़ किए दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म। अब जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी हमें कुछ चैनल्स का यूज़ करना पड़ता है, कुछ मीडियम का यूज़ करना पड़ता है, उसी तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हम कुछ प्लेटफॉर्म के ज़रिए करते हैं, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पोस्चर्स, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड बॉडी लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि पापा कई बार क्या होते हैं कि जब हम गलती करते हैं, बचपन में जब हम गलती करते थे तो पापा दूर से सिर्फ घूर दिया करते थे हमें। ठीक है। उनकी आंखें देख के ही हम समझ जाते थे कि हम गलती कर रहे हैं और पापा को गुस्सा आ रहा है। तो वो क्या थे? फेशियल एक्सप्रेशन। तो वहाँ पर पापा ने कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, बट हमें आंखें दिखाई, हम समझ गए कि हम कुछ गलती कर रहे हैं और पापा गुस्सा हो गए हैं। तो ये होता है तरीका कि बिना शब्दों का यूज़ किए अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना। इट हैज़ नो स्ट्रक्चर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड कि वर्बल कम्युनिकेशन में तो एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, वहाँ पर आपको एक सेंटेंस का अरेंजमेंट आना चाहिए, किस तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना है। जैसे कि सेंटेंस होता है ना, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, प्रेडिकेट होता है, एक तरीका होता है वर्ड्स के फॉर्म में अपनी बात को कहने का।
लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई पहले से प्री प्लान नहीं होता, कोई डिज़ाइन नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। इट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड अनइंटेंशनल इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल। ये मैकेनिकल ना होकर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और अनइंटेंशनल होता है। अगर कहा जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन होती है हमारी कॉन्शियस, और अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो वो आएगी सबकॉन्शियस के अंदर। ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग। अब हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स, जिसमें सबसे पहला टाइप हम देखेंगे काइनेसिक्स। काइनेसिक्स जिससे रिलेटेड है उसका मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। ये जो मैंने लिखा है ना, इसी तरीके से अगर आप लिख लोगे ना, क्योंकि देखो कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पैरा लैंग्वेज था और जो काइनेसिक्स था उन दोनों का क्या मतलब था, या फिर ऑलफैक्टिक्स है वो किससे रिलेटेड था, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखना कि काइनेसिक्स को किससे कनेक्ट करना है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज। अगर इतना आप याद रख लोगे तो बाकी की चीज़ें आपको खुद याद आ जाएंगी। देखो, काइनेसिक्स का मतलब होता है हाउ वी यूज़ बॉडी पोस्चर, एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। काइनेसिक्स में देखो क्या आता है, इट इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं, हमारे गेस्चर्स, पोस्चर्स, जो हमारे पोस्चर्स हैं। देखो, गेस्चर्स और पोस्चर्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। गेस्चर्स में क्या आएगा, ये इस टाइप से, अगर हम अपने हैंड का कोई मूवमेंट करते हैं वो सब क्या होंगे, हमारे गेस्चर्स। पोस्चर्स क्या होते हैं कि हमारा बैठने का तरीका, हमारा दूसरों से इंटरेक्ट करने का तरीका, ठीक है, वो सब किस चीज़ में आएंगी, पोस्चर्स में। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिकुड़ कर बैठा है और सर झुका कर बैठा है, तो आप उसको देखकर पता लगा लो कि ये व्यक्ति या तो इसका कॉन्फिडेंस कम है या फिर ये उदास है। और कोई व्यक्ति बिल्कुल हाथ पैर अच्छे से बिल्कुल सीधा होकर बैठा है, ठीक से सही पोजीशन में बैठा है, उसके चेहरे से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है। आप पता लगा लोगे कि ये एक खुश व्यक्ति है और इसके अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये होते हैं हमारे पोस्चर्स, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, ये भी किसका पार्ट होगा, काइनेसिक्स का। देखो, अगर आपके सामने मैं बनाती हूँ तो आप बता दोगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ये बनाती हूँ तो भी आप बता दोगे इसका क्या मतलब है। पहला वाला क्या था, हैप्पीनेस को दर्शा रहा था, ये किसको दर्शा रहा है, सैडनेस को। तो मैंने यहाँ पर कोई वर्ड नहीं लिखा आपके सामने, लेकिन आपने पहचान लिया कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। पहले मैंने हैप्पीनेस को दिखाया आपके सामने और अब मैंने किसको दिखाया, सैडनेस को। तो ये होते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे कि देखो, अगर हम हंस रहे हैं तो वो हमारी हैप्पीनेस को दिखाता है, वहाँ पर कुछ कहने की नीड नहीं होती है, ठीक है। हमारे फेस से पता चल जाता है अगर हम सैड होते हैं तो, अगर हम गुस्सा हैं तो वो भी हमारे फेस पर दिख जाता है, अगर हम डरे हुए हैं तो वो भी हमारे फेस पर शो हो जाता है। अगर मैं आपके सामने लाइव इस वक्त बैठी होती और अगर आप में से किसी पर मुझे गुस्सा आ जाता तो आप मुझे देखकर पता लगा लेते कि मैम को गुस्सा आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें हमें वर्ड्स को कहने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही बिना वर्ड्स के ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मैसेज पहुंच जाता है। हमारे हैंड के मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होंगी, काइनेसिक्स का। जैसे कि अगर इसका मैं पूछूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छा, ठीक है। और अगर मैं इसका मतलब पूछूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, लाइक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी आपके काइनेसिक्स के अंदर। इट कैन बी यूज टू एम्फेसाइज व्हाट इज़ बीइंग सेड। ये इन सिंबल्स का यूज़ हम अपनी बात पर जोर देने के लिए भी कर सकते हैं। ये था काइनेसिक्स का मतलब। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। काइनेसिक्स में क्या क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हमारा बॉडी लैंग्वेज आ जाएगा, हमारे हाथ के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, हमारे पोस्चर्स आ जाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएंगे। सारी चीज़ें किसका पार्ट होंगी, काइनेसिक्स का। अच्छे से बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है अगर यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो। सेकंड देखते हैं, सेकंड है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स कैसे याद रखोगे आप, स्पेस लैंग्वेज। स्पेस लैंग्वेज से क्या मतलब है, हाउ वी यूज स्पेस। देखो, प्रॉक्सिमिक्स टेल्स अबाउट स्पेशियल डिस्टेंस, द स्पेस डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल कैन रिफ्लेक्ट द डायमेंशन ऑफ देयर रिलेशनशिप। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो तो आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके बात नहीं करोगे, बल्कि कैसे भी बैठो कैसे भी उठो, बल्कि आप करीब रहकर बात करोगे। तो अगर आप किसी पर्सन के बिल्कुल करीब बैठकर बात कर रहे हो तो उससे आपका क्या पता चलता है कि आपका एक अच्छा रिलेशन है अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर किसी व्यक्ति से आप कुछ दूरी बनाकर बात कर रहे हो तो वो चीज़ क्या बताता है कि वो एक तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है। वो कि आप फॉर्मली, जैसे कि आप प्रिंसिपल से बात करते हो तो आप बिल्कुल करीब में खड़े होकर तो बात नहीं करोगे, प्रिंसिपल और अपनी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके तब आप प्रिंसिपल के सामने जाओगे बात करने के लिए। तो जो डिस्टेंस होता है बात करने के दौरान
वो भी बहुत सारी चीज़ें कह देता है हमारे रिलेशनशिप के बारे में दूसरे पर्सन के साथ। एंड इंटीमेट रिलेशन क्लोजनेस, जो इंटीमेट रिलेशन होता है वो क्लोजनेस को शो करता है। अब हमारा देखो ग्रुप, सोसाइटी, हम एक ग्रुप में बात कर रहे हैं या सोसाइटी, ऑल कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय देयर स्पेशियल डिस्टेंस। तो जहाँ पर भी स्पेस लैंग्वेज की बात आ जाएगी, स्पेस लैंग्वेज का मतलब है कि आप किसी दूसरे पर्सन से कितनी दूरी पर खड़े होकर बात कर रहे हो। तो वो किस चीज़ को दर्शाता है? प्रॉक्सिमिक्स को दर्शाता है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब ये होता है हाउ क्लोज वी स्टैंड व्हेन टॉकिंग टू समवन, कितनी क्लोज हम खड़े हैं अगर किसी पर्सन के साथ हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसके ये कुछ डायमेंशंस भी होते हैं, लेकिन ये पूछे नहीं जाएंगे आपसे, आपको बस इतना याद रखना है कि प्रॉक्सिमिक्स किससे रिलेटेड है? स्पेस लैंग्वेज से रिलेटेड। आगे देखते हैं, अगला है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप, ऑक्यूलिक्स। इसको आपको कैसे याद रखना है? देखो ऐसे याद रखना, देखो अगर आप भूल जाओ ना तो ऐसे याद रखना कि देखो ये ओ है और जो हमारी आइज़ होती हैं उनको भी आप ऐसे ही मान लीजिए कि आइज़ जो होती हैं वो भी कैसी होती हैं, उसके बीच में जो होता है गोल गोल होता है, ठीक है। तो आई कॉन्टैक्ट, ओक्यूलिक्स किससे रिलेटेड है? आई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ओक्यूलिक्स इंक्लूड आई कॉन्टैक्ट। प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एनी कन्वर्सेशन। अगर आप बात करते हुए किसी व्यक्ति से अच्छे से आई कांटेक्ट करके बात करते हो तो वो किस चीज़ को शो करता है? आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। इट इज़ ओनली प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस लेवल बट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। अगर आप आई कांटेक्ट बनाने के साथ साथ अपने ऑडियंस से बात कर रहे हो तो एक तरीके से वो इन्वॉल्व भी रखेगा आपके ऑडियंस को आपके साथ, ठीक है। अच्छे से इंटरेक्शन भी होगा आपका अपनी ऑडियंस के साथ। तो आई कांटेक्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई कांटेक्ट भी बहुत सारी चीज़ें कह देता है। इट हेल्प्स टू ब्रिंग इंगेजमेंट। अगर आप ठीक से आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हो तो ये आपके इंगेजमेंट को बढ़ाता है। इंटरेस्ट लेकर आप लोगों के साथ बात करते हैं लोग। अटेंशन, ये अटेंशन को भी दर्शाता है। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और आप प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाकर बात कर रहे हो तो वो ये दर्शाता है कि आप पूरी अटेंशन दे रहे हो उस व्यक्ति को और उसकी बात को। तो बहुत सारी चीज़ें शो करता है हमारा सही तरीके से आई कांटेक्ट के साथ बातचीत करना। तो ये किसका पार्ट होता है? ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्योंकि आई कांटेक्ट अगर हम ठीक से बनाकर बात करते हैं तो पहली चीज़ तो वो कॉन्फिडेंस को शो करता है। हमने अपने मुंह से नहीं कहा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, बट दूसरा पर्सन उस तक ये मैसेज पहुँच गया कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो अगर आपका सही आई कांटेक्ट है उससे बातचीत के दौरान। तो वो होता है हमारा ऑक्यूलेसिक्स। आगे देखते हैं पैरा लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बार बने हैं। देखो पैरा लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं वोकैलिक भी कहते हैं, तो वोकैलिक आ जाए या पैरा लैंग्वेज आ जाए, आपको समझ जाना है कि ये किससे रिलेटेड है, हमारे स्वर से संबंधित है। देखो जो हमारी टोन होती है वॉइस की, उससे रिलेटेड है हमारा पैरा लैंग्वेज। ये जो लाइन है, नॉट ओनली वॉट यू से बट हाउ यू से इट ऑल्सो मैटर्स। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कहते हो, बल्कि ये भी मैटर करता है कि आप कैसे कहते हो। अगर आप किसी बात को किसी दूसरे पर्सन से गुस्से में कह रहे हो तो वो नहीं मानेगा। अगर वही बात आप दूसरे पर्सन से प्यार से कहोगे तो वो मान जाएगा, नहीं भी मान रहा होगा तो भी मान जाएगा। बताने का मेरा जो समझाने का मतलब है वो ये है कि आपका जो बात करने का जो टोन है, आपकी जो पिच है, वो बहुत सारी चीज़ें। देखो ये दो इमेजेस हैं आपके सामने, ये भी चिल्ला रहे हैं और ये भी चिल्ला रहे हैं, दोनों चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये कैसे चिल्ला रहे हैं? इनके चिल्लाने को सुनकर आप पता लगा सकते हो कि ये जो हैं ये बहुत खुश हैं, ठीक है। और इनकी जो वॉइस है उसको सुनकर, इनकी वॉइस, इनकी टोन सुनकर, इनकी वॉइस की टोन सुनकर आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, एंग्री हैं ये, ठीक है। ऐसे ही जो इट इज़ द पिच एंड टोन ऑफ आवर वर्बल मैसेज व्हेन वी स्पीक अदर पीपल रीड आवर वॉइसेस इन एडिशन टू लिसनिंग टू आवर वर्ड्स। यानी कि अपने वर्ड्स को ध्यान देने के साथ साथ आपकी जो वॉइस की टोन है, आपकी जो पिच है, ठीक है, उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पिच इज़ हाई एंड लो मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। पिच का क्या मतलब होता है? हमारी वॉइस का हाई एंड लो मॉड्यूलेशन। इट डेपिक्ट्स एंगर एंड हैप्पीनेस। अगर कोई चिल्ला रहा है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है, उसके चिल्लाने से आप ये पता लगा सकते हो कि ये व्यक्ति नाराज़ है, गुस्सा है या फिर ये खुश है। ऐसे ही इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी पैरा लैंग्वेज का, कि जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जब भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को जब कहते हैं तो उस पर बहुत ज़ोर देकर कहते हैं और उस वक्त जो उनकी वॉइस है, उसकी जो पिच है वो बहुत हाई हो जाती है।
तो वो अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन करके बात करते हैं, ताकि जिन चीज़ों पर ज़ोर देना है उनको वो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में कहते हैं और बाकी चीज़ों को वो थोड़ा सा धीमी आवाज़ में कहते हैं। तो वॉइस का मॉड्यूलेशन हमारी स्पीच को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाता है, लोगों को इंगेज रखता है, लोगों का इंटरेक्शन बनाए रखता है, उनका इंटरेस्ट बनाए रखता है, और साथ ही ये शो करता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं दूसरे पर्सन से। वो होता है हमारा पैरा लैंग्वेज। ठीक है, तो ये था पैरा लैंग्वेज। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हो कि इसके कौन कौन से और एग्जाम्पल होंगे। याद क्या रखना है कि पैरा लैंग्वेज किससे रिलेटेड है, हमारी आवाज़ के उतार और चढ़ाव से रिलेटेड है, हमारे स्वर से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिफैक्ट्स। ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का 5th टाइप। आर्टिफैक्ट्स का क्या मतलब होता है, देखो, आर्टिफैक्ट्स आर दी आर्टिफिशियल थिंग्स दैट वन कैरीज। आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं जो हम कैरी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ड्रेसिंग ऑफ ए पर्सन और सम काइंड ऑफ स्टफ कैन रिफर टू द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। एक व्यक्ति किस टाइप के कपड़े पहन रहा है वो आपसे नहीं बताएगा कि वो क्या है। मान लीजिए एक लॉयर है, उसकी वेशभूषा देखकर, उसकी पोशाक, उसके कपड़े देखकर, उसका ड्रेसिंग सेंस देखकर आप खुद पता लगा लोगे कि ये व्यक्ति एक लॉयर है। एक टीचर को देखकर आप पता लगा लेते हो कि ये एक टीचर है। उसने आपको नहीं बताया कि वो टीचर है, लेकिन उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो शो कर देता है कि वो एक टीचर है। तो आर्टिफैक्ट्स में क्या आता है कि दूसरों का ड्रेसिंग सेंस देखकर आप उस व्यक्ति के बारे में पता लगा लेते हो। अगर कोई गंदे कपड़े पहन रहा है तो आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा कि ये कैसा व्यक्ति है, रोज़ नहीं नहाता है। ठीक है, और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रहा है तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बहुत रिच फैमिली से है। या फिर महंगा परफ्यूम, अगर आपको स्मेल आती है, चलो स्मेल वाला तो आगे देखेंगे हम, वो अलग टाइप है। लेकिन आर्टिफैक्ट्स में क्या आएगा कि किसी भी पर्सन का ड्रेसिंग सेंस और जो भी स्टफ वो यूज़ करता है, जैसे कि कौन सा वो पर्स यूज़ करता है, इस तरह की चीज़ें। महंगा पर्स यूज़ करना क्या दिखाएगा कि कोई भी व्यक्ति रिच फैमिली से है। महंगा चश्मा यूज़ करना, महंगी घड़ी, महंगा फ़ोन, वो सब चीज़ें क्या दिखाती हैं, उस व्यक्ति के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कह जाती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रेस पीपल, ड्रैग अटेंशन। और जो ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं, लोग अच्छे से अच्छा दिखना चाहते हैं, किस लिए, इम्प्रेस करने के लिए, ड्रैग, दूसरों की अटेंशन गेन करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें किसका पार्ट होंगी, आर्टिफैक्ट्स का। इट हेल्प्स टू एनालाइज बेटर एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ नहीं कहेगा दूसरा पर्सन, लेकिन उसके जो पहनने का तरीका है, जो उसका ड्रेसिंग सेंस है, जो चीज़ें वो कैरी कर रहा है, उन सारी चीज़ों को देखकर आप उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हो, और वही चीज़ कहलाता है आर्टिफैक्ट्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स को आपको कैसे याद रखना है, टच लैंग्वेज से। हैप्टिक्स, ये टी आ रहा है और ये भी टच है। ठीक है, टिक्स यानी कि टच। हैप्टिक्स इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग अ सेंस ऑफ टच। ये किससे रिलेटेड होगा, टच से। जैसे कि एक गुड टच होता है, एक बैड टच होता है। सम फॉर्म्स ऑफ हैप्टिक्स कम्युनिकेशन इज, जैसे कि हैंडशेक और अ जेंटल पैट ऑन बैक। अगर आपकी कमर पर कोई थपथपाता है तो उसका क्या मतलब है कि आपको शाबाशी दी जा रही है। ठीक है, या फिर हाई फाइव, ये सारी चीज़ें किसका हैं, ये टच से रिलेटेड हैं। और बिना कुछ कहे ही हम दूसरे पर्सन से काफ़ी सारी चीज़ें कह देते हैं। हैप्टिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 टाइप्स, जैसे कि फंक्शनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, लाइक दिस। ठीक है, सोशल हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, किस तरीके से आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो। टच लैंग्वेज, ठीक है, लव, इंटीमेसी, ये किसके टाइप हो सकते हैं, हैप्टिक्स के टाइप हो सकते हैं। तो हैप्टिक्स किससे रिलेटेड होगा, आपका टच लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हैंडशेक करने का क्या मतलब है, अभिवादन करना दूसरे का। किसी की कमर को थपथपाने का क्या मतलब है, उसको शाबाशी देना। मुंह से नहीं कहा, सिर्फ कमर पर हाथ रख दिए, यानी कि क्या किया, पैट किया कमर पर, यानी कि शाबाशी दी। हाई फाइव, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होंगी, आपके हैप्टिक्स का। आगे देखते हैं क्रोनिमिक्स। क्रोनिमिक्स आपको कैसे याद रखना है, क्रोनिमिक्स रिलेटेड होता है टाइम लैंग्वेज से। अब टाइम लैंग्वेज से कैसे रिलेटेड होगा, देखो, क्रोनिमिक्स इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्रोनोमिक्स किससे रिलेटेड होता है, स्टडी ऑफ टाइम से रिलेटेड, स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम से रिलेटेड। टाइम परसेप्शंस इंक्लूड पंक्चुअलिटी, विलिंगनेस टू वेट एंड इंटरेक्शन। द यूज ऑफ टाइम कैन अफेक्ट लाइफस्टाइल, डेली एजेंडाज, स्पीड ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट्स एट्सेट्रा। देखो, टाइम लैंग्वेज का क्या मतलब है। अगर कोई व्यक्ति, ऑफिस में आप वर्क करते हो, अगर कोई व्यक्ति आपसे पहले ही आ जाता है, जब भी आप ऑफिस जाते हो आप देखते हो कि आपसे पहले ही आ जाता है, या पूरे टाइम पर कोई व्यक्ति अगर ऑफिस आ रहा है, तो आप उसके बारे में क्या अंदाज़ा लगा लोगे कि ये व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पंक्चुअल है।
है ना। तो ये क्या चीज़, किस चीज़ ने दर्शाया उसके बारे में, ये चीज़ टाइम ने। तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइम लैंग्वेज, कि उसका सही वक्त पर आना, अपना काम समय पर पूरा करना, ये टाइम से रिलेटेड है। लेकिन टाइम का यूज़ तो हो रहा है, लेकिन ये कुछ ना कुछ बात कह रहा है उस व्यक्ति के बारे में। अगर कोई व्यक्ति 9 बजे का उसको टाइम दिया गया है, वो 9 बजे पर अपने जगह पर पहुंच रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे, पंक्चुअल। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर रोज़ाना एक्सरसाइज करता है, डेली सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करता है, तो आप क्या कहोगे, इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं इसके टाइम लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ अ मीटिंग विद कलीग्स बिगिंस एट 8 AM, मतलब एक मीटिंग जो है वो 8 AM पर स्टार्ट होने वाली है। एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट एंड रेडी एट और बिफोर 8 AM। तो एम्प्लॉयज़ से ये उम्मीद की जाती है कि वो 8 बजे से पहले या फिर 8 बजे तक टाइम पर आ जाएं। अगर वो टाइम पर आ जाते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, पंक्चुअल। तो टाइम का यूज़ भी होता है हमारी लैंग्वेज में, और उसको हम कहते हैं क्रोनेमिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको एक एक का मीनिंग पता होना चाहिए बस, कि कौन सा वर्ड किस से रिलेटेड है। जैसे कि अब ये है ऑलफैक्टिक्स। ऑलफैक्टिक्स का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन थ्रू स्मेल। इससे ही आप पता लगा सकते हो। देखो पहले मैं एग्जांपल इसका दूंगी कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर महंगा परफ्यूम यूज़ करता है, आपने उसकी स्मेल आपको आई, उससे आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि ये अच्छी फैमिली से है, काफ़ी रिच पर्सन है। ऑलफैक्टिक्स सम कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। कुछ कम्युनिकेशन हमारी सेंस ऑफ स्मेल पर डिपेंड करती हैं। नोट दैट ऑलफैक्टिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मेल। ऑलफैक्टिक्स का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ स्मेल और दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल और देयर रेस्पेक्टिव परसेप्शन। द यूज़ ऑफ परफ्यूम्स इंडिकेट्स एन अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश अ फेवरेबल फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर कोई अच्छा परफ्यूम यूज़ करता है तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, अच्छा होगा। ऑन द अदर हैंड बैड ओडर्स आर परसीव्ड निगेटिवली। जबकि किसी के अंदर से अगर बुरी आती है, ठीक है, बुरी गंध आती है, तो वो निगेटिव इफेक्ट डालता है। तो अच्छी स्मेल का आना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और बुरी स्मेल का आना भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपको अगर अच्छी खुशबू आ रही है किचन में से, तो आप क्या अंदाज़ा लगा लोगे कि आज बहुत कुछ अच्छा बन रहा है। बिरयानी की खुशबू आ रही है, मम्मी ने नहीं बताया कि बिरयानी बन रही है, लेकिन उसकी खुशबू से आपने पता लगा लिया कि आज घर पर बिरयानी बन रही है। तो जो स्मेल होती है उसके थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, बट आप उन चीज़ों को जान जाते हो। जैसे आपको ताज़े गुलाब के फूलों की खुशबू आती है, रोज़ की खुशबू आ रही है, तो आप क्या समझ जाओगे कि घर पर कोई ना कोई बुके आया है या फिर कोई ना कोई रोज़ लेकर आया है। उस तरीके से किसी ने आपको बताया नहीं, लेकिन स्मेल से आपको पता चल गया कि कोई ना कोई घर पर फ्लावर्स लेकर आया है। वो हमारा क्या होता है, ऑलफैक्टिक्स। आगे देखते हैं साइलेंस। देखो अभी तक हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज़ होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, साइलेंस। अब ये साइलेंस जो होता है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। साइलेंस में आप तो ना तो आपके गेस्चर्स होते हैं, ना आपका कोई पोस्चर होता है। साइलेंस में क्या होता है, सिर्फ साइलेंस ही बहुत कुछ कह देती है। समटाइम्स द एब्सेंस ऑफ आइदर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो इंडिकेट्स एन अटेम्प्ट टू कन्वे मीनिंग। कुछ ना बोलना, ना ही वर्बली ना ही नॉन वर्बली, कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कह जाता है। जैसे कि अगर प्रोफेसर किसी क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है और बिल्कुल शांति हो जाती है, कोई कुछ बोलता ही नहीं, तो उस शांति का क्या मतलब है कि किसी को आंसर आता ही नहीं है। इसी तरीके से अगर एक इजी एग्जांपल आपको दूंगी मैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है, ठीक है, और वहाँ पर बिल्कुल शांति हो जाती है, तो वो लड़का समझ जाएगा कि इधर से क्या है, इनकार है ना। तो इस तरीके से साइलेंस के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो साइलेंस को भी हम किसका पार्ट मानते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, कि बिना कुछ कहे भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे कि दो फ्रेंड्स के बीच अगर लड़ाई हो जाती है, वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, आपने देखा कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा बात करते थे, इतनी लड़ाई झगड़ा करते थे, इतनी बातचीत करते थे, ये दोनों साइलेंट क्यों हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी साइलेंस से आपने ये पता लगा लिया कि इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। ये होता है हमारा साइलेंस, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट मानते हैं। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड भी हैं, तो इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग से रिलेटेड, यहाँ पर है लिस्ट 1 और इधर है लिस्ट 2। यहाँ पर दिया गया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन
और यहाँ पर दिए गए हैं इसके एग्जाम्पल्स। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन एंड मैसिव कम्युनिकेशन। तो देखो इसको आप कैसे मैच करोगे। ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर 6 से 7 लोग होते हैं, कम से कम छोटे लोगों का एक समूह होता है, उसको हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे कि बोर्ड की मीटिंग, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। किसी कंपनी में बोर्ड की मीटिंग है तो वो क्या होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 या 7 से 8 लोग होते हैं। तो ग्रुप कम्युनिकेशन का क्या हो जाएगा, बोर्ड मीटिंग। बी का क्या हो जाएगा, 4। बी का 4 देखो 2 में लिखा हुआ है तो फर्स्ट और 4 ये कट जाएगा, या तो ये होगा आंसर या ये होगा। अब हम देखते हैं कि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है उसका क्या होगा। देखो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मैंने बताया था आपको कि जब हम खुद से बात करते हैं, टॉकिंग विद वन सेल्फ, तो वो क्या होता है। देखो अगर इन चारों ऑप्शन में आप देखोगे तो वो होगा मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने आप में खो जाते हैं, उसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। तो ये खुद से रिलेटेड है और इंट्रापर्सनल का पार्ट हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 3। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में, इसीलिए 2 भी कट जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सी का देख लेते हैं, सी का लिखा हुआ है 1। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में होता ही है कि जिसमें सेंडर कुछ बात कहता है, फिर रिसीवर उसको सुनता है, फिर रिसीवर कुछ फीडबैक देता है, फिर सेंडर फिर से कुछ बोलता है, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ये याद रखना आप, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मैसिव कम्युनिकेशन, देखो सैटेलाइट टेलीविज़न, जो टेलीविज़न होता है वहाँ पर एक पर्सन के पास बात नहीं पहुँचती है, बल्कि हज़ारों लाखों की संख्या में हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं दूसरे लोगों तक टेलीविज़न के माध्यम से। तो ये बहुत विशाल लेवल पर काम करता है, कम्युनिकेशन बहुत विशाल लेवल पर होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मैसिव सैटेलाइट टेलीविज़न को। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैचिंग से रिलेटेड है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं डिसिप्लिन एंड लिस्ट 2 में कहा गया है फोकस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर कहा गया है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट। अब आपको इन चारों में से बताना है कि ये किससे कनेक्ट होगा। तो देखो पहले आप लोग ऐसा कीजिए, इसको हिंदी में देख लीजिए एक बार, ताकि हिंदी वाले नाराज़ ना हो। हिंदी वाले भी एक बार ठीक से देख लीजिए और उसके बाद आप खुद से आंसर लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देखिए और उसके बाद देखिए कि मैं क्या आंसर बताती हूँ। देखो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप से हमेशा याद रखना, एंथ्रोप रिलेटेड होता है मैन से रिलेटेड होता है एंथ्रोप। सोशियोलॉजी हमारे समाज से रिलेटेड है। साइकोलॉजी किसे कहते हैं, मनोवैज्ञानिक को, और मैनेजमेंट किसको कहते हैं, प्रबंधन को। तो सोशियोलॉजी किससे रिलेटेड होगा, सोसाइटी से, इसको तो आप देखते ही लगा लोगे। तो बी का क्या हो जाएगा 4, और देखो बी का 4 यहाँ पर सिर्फ एक में ही है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था और ये पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा हमारा 2, ए का हो जाएगा 3। देखो एंथ्रोप मैंने आपको बताया, एंथ्रोप का मतलब होता है मैन को हम कहते हैं एंथ्रोप। और जो कल्चर है वो किससे रिलेटेड होता है, लोगों से रिलेटेड। जो लोग होते हैं वही अपनी संस्कृति बनाते हैं, उनकी क्या होती हैं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो जो कल्चर रिलेटेड होगा वो मैन से यानी कि एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड होगा हमारा कल्चर। साइकोलॉजी में क्या आएगा, हमारा मोटिवेशन। और देखो यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, सी का 1। हमारा जो मोटिवेशन है, हमारा जो इनर मोटिवेशन है या आउटर मोटिवेशन है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो एटीट्यूड है, हमारी जो क्या कह सकते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो सब किसका पार्ट होती है, साइकोलॉजी का। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होगा, सिस्टम से। और इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। आगे देखते हैं, ग्रीटिंग्स ए पर्सन विद हाउ डू यू डू बिफोर द एक्चुअल कन्वर्सेशन बिगिंस इज कॉल्ड। यानी कि आप किसी पर्सन को ग्रीटिंग करते हो हाउ डू यू डू से। एक्चुअल कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले आप उससे बोलते हो हाउ डू यू डू, तो ये इसको आप क्या कहोगे, स्मार्ट ओपनर कहोगे, फैटिक कम्युनिकेशन कहोगे, फॉर्मल इंट्रो कहोगे, या फिर मैसेज प्रॉम्प्टर कहोगे, ये आपको बताना है। देखो ये बहुत इजी है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, और अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर इसका सही आंसर है, ना तो स्मार्ट ओपनर होगा इसका आंसर, ना ही होगा इसका फॉर्मल इंट्रो, ना ही होगा मैसेज प्रॉम्प्टर। यहाँ इसका सही आंसर होगा फैटिक कम्युनिकेशन। अब फैटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, फैटिक कम्युनिकेशन इज वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट हैज़ अ सोशल फंक्शन सच एज अ स्टार्ट टू कन्वर्सेशन।
जब हम अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले किसी को ग्रीट करते हैं, जैसे कि गुड बाय, हाय, हेलो, है ना, हाउ आर यू, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी कोई इसका बात का कोई नॉलेज नहीं हम दे रहे हैं, एक दूसरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, बट ये नॉर्मली होता है। जो मेन कम्युनिकेशन होती है उसको स्टार्ट करने से पहले हम अगर हाय हेलो कहते हैं, हाउ आर यू कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, गुड बाय कहते हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, फैटिक कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड द रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, इट इज़ कॉल्ड। कम्युनिकेशन प्रोसेस में यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया में जब सेंडर और रिसीवर का जो रोल है वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है और जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको यूनिवर्सल मॉडल कहेंगे, ट्रांजैक्शनल मॉडल कहेंगे, सिंगुलर फ्लो मॉडल कहेंगे या फिर प्लूरलिस्टिक मॉडल कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो जो यूनिवर्सल मॉडल होता है उसमें तो 4 या 5 चीज़ें आती हैं, सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, वो होता है यूनिवर्सल मॉडल। सिंगुलर फ्लो मैसेज में क्या होता है कि जो वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। प्लूरलिस्टिक मॉडल की यहाँ पर बात हो नहीं रही है, वो कुछ होता नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है देखो ट्रांजैक्शनल मॉडल की। ट्रांजैक्शनल मॉडल में अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। और जब हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तो जो बात, जैसे कि मेरे अगर सामने कोई बैठा है, मैं उससे कोई बात कहती हूँ, जो रिसीवर है वो मेरी बात सुनेगा और उसके बाद वो कुछ बात कहेगा, तो वो क्या बन जाएगा फिर, सेंडर। जब मैंने अपनी बात कही तो मैं सेंडर थी, लेकिन मेरी बात को सुनने के बाद जब रिसीवर कोई बात कहेगा तो वो क्या बन जाएगा, सेंडर। देखो ये है सेंडर, इसने अपनी बात की रिसीवर से, रिसीवर ने बात सुनी और रिसीवर फिर बाद में जवाब देगा सेंडर को। तो यहाँ पर ये सेंडर था और ये रिसीवर था, लेकिन यहाँ पर ये जो रिसीवर है वो बन जाएगा सेंडर और सेंडर बन जाएगा रिसीवर, यानी कि एक तरीके से इंटरचेंज हो जाता है इनकी किसका, रोल का। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शनल मॉडल। यूनिवर्सल मॉडल, इसमें 5 कंपोनेंट आते हैं, एक सेंडर होना चाहिए, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हमने समझा था कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के होने के लिए। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है अभी। और जो सिंगुलर फ्लो मॉडल होता है उसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियर और ट्रांसमिशन मॉडल। ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि रिसीवर के द्वारा कोई फीडबैक प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ सेंडर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देता है, इसलिए ये वन वे कम्युनिकेशन होता है सिंगुलर फ्लो मॉडल में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन द नॉन वर्बल क्यूज प्रोवाइडेड बाय द रिसीवर कैन बी कंसीडर्ड एज, यानी कि आमने सामने अगर बात हो रही है तो रिसीवर के द्वारा प्रदान किए गए गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल जो संकेत हैं उनको क्या माना जाएगा। आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो और जो सामने वाला पर्सन है आपसे कुछ इशारों में आपको कुछ बोल रहा है, आपकी बात सुनने के बाद उसको आप क्या कहोगे, फीडबैक कहोगे, डी कोडिंग कहोगे, फिजिकल नॉइस कहोगे या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहोगे। तो अगर आपने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो मैंने आपको समझाया था वो आपने ठीक से समझा था तो आप इसका आंसर कर लोगे। जो रिसीवर है वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, चाहे वो वर्बली कर रहा है या नॉन वर्बली कर रहा है, वो सब क्या कहा जाता है, उस सब को हम कहते हैं फीडबैक। डी कोडिंग का मतलब होता है जो रिसीवर है अगर आपने कोई बात की तो उसको वो समझ लेना, उस बात को समझ लेना, उस बात के मतलब को समझ लेना आता है डी कोडिंग। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, फिजिकल नॉइज़ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई नॉइज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी कम्युनिकेशन के बैरियर की बात नहीं हो रही है बल्कि फीडबैक दिया जा रहा है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फीडबैक दिया जा रहा है रिसीवर के द्वारा सेंडर को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको हम इम्प्रैक्टिकल कहेंगे यानी कि अव्यवहारिक, इंडिफरेंट कहेंगे यानी कि वो उदासीन होती है, नॉन रिपीटेटिव कहेंगे यानी कि गैर दोहरावदार होती है, या फिर सबकॉन्शियस। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी थी तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही ये चीज़ बताई थी। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम अव्यवहारिक या फिर इम्प्रैक्टिकल नहीं कह सकते क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम व्यवहारिक रूप से क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, जैसे कि हैंड के मूवमेंट, आईज का मूवमेंट, आई या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, तो वो अव्यवहारिक तो हो नहीं सकती, तो ये भी कट जाएगा। उदासीन भी नहीं होती, उदासीनता क्यों होगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन रिपीटेटिव की बात भी नहीं है क्योंकि रिपीट हो सकते हैं, हमारे जो गेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं,
वो रिपीट भी हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है, जो हम इशारों में बात करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस होती है। इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सबकॉन्शियस, जैसे कि मैंने लास्ट में समझाया था आपको कि क्यों होगा सबकॉन्शियस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन वर्बल क्यूज दैट इंक्लूड्स द पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेज। अब आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नॉन वर्बल क्यूज, जिसमें कि पिच आता है, आपका रेट आता है, वॉल्यूम आता है आपकी वॉइस का, और यूज ऑफ पॉजेज, ये आप लीनियर मॉड्यूल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। लीनियर मॉड्यूल ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, या इंटरेक्शनल कम्युनिके मॉडल होगा, या नॉन वर्बल क्यूज होगा, या फिर पैरा लैंग्वेज होगा। मैंने आपको अभी समझाया था कि हमेशा याद रखना, जब भी वॉइस मॉड्यूलेशन की बात आएगी वहाँ पर आपका सही आंसर होगा पैरा लैंग्वेज। और यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है पैरा लैंग्वेज? ऑप्शन नंबर 4 में। और सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पैरा लैंग्वेज, क्योंकि पिच की बात, आवाज़ के, वॉइस के, ध्वनि के उतार चढ़ाव की बात हम किस में करते हैं? पैरा लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई अगर तेज़ी से बात कर रहा है तो उसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो एंग्री है। अगर कोई गुस्से में बात कर रहा है तो आप उसकी वॉइस के टोन से, उसकी जो ध्वनि है, उसके स्वर से आप पता लगा लेते हो कि ये गुस्से में है या फिर खुश है। आगे देखते हैं। देखो, ये लिखा हुआ है पैरा लैंग्वेज के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, आपके गेस्चर्स, आपका आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेसिव मूवमेंट, साइलेंस हो अगर आप तो वो भी, इंटोनेशन, पिच, पोज, प्रॉपर, देखो ये आ गया पॉज, प्रॉपर वर्ड स्ट्रेस एंड ओवरऑल इम्प्रेशन। ये किसका पार्ट होगा? आपके पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन का, जो कि क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रोनेमिक्स रिफर्स टू। अब ये बताइए कि क्रोनोमिक्स जो हमने अभी समझा था वो टाइम से रिलेटेड होगा, प्लेस से रिलेटेड होगा, स्पेस से रिलेटेड होगा, या फिर पर्सन से रिलेटेड होगा। तो अभी हमने ये चीज़ समझी थी कि क्रोनोमिक्स में हम क्या देखते हैं। क्रोनोमिक्स में हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कि अगर कोई व्यक्ति टाइम पर ऑफिस पहुंच रहा है, टाइम पर अपना खाना खा रहा है, टाइम पर सो रहा है, टाइम पर उठ रहा है, तो वो चीज़ उसने नहीं बताई, लेकिन आप उसको जज कर लोगे कि ये व्यक्ति बहुत समय का पाबंद है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, और इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ये जिम्मेदार व्यक्ति है। तो क्रोनोमिक्स का जो क्या होगा? क्रोनोमिक्स किससे रिलेटेड होगा? टाइम से रिलेटेड, और ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका सही आंसर। ये जो अगला क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है नॉन वर्बल सिग्नल्स आर यूज टू एम्फेसाइज एंड सपोर्ट दी वर्बल कम्युनिकेशन। यानी जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं जो आप देते हो वो यूज़ होते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि जोर देने के लिए, एंड सपोर्ट करने के लिए हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को। अगर हम किसी से शाब्दिक बात कर रहे हैं, वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, और अगर हम उसमें वर्बल सिग्नल्स का, नॉन वर्बल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम आइज़ को, अपने आइज़ का मूवमेंट करते हैं या हाथों का मूवमेंट करते हैं, तो वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करता है? सपोर्ट करता है, और उस पर एम्फेसाइज भी करता है। सही बात है। स्टेटमेंट 2 कहता है नॉन वर्बल सिग्नल्स आर नॉट आ सब्सटीट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। यानी नॉन वर्बल सिग्नल्स जो होते हैं वो सब्सटीट्यूट नहीं है वर्बल कम्युनिकेशन का। क्या ऐसा होता है? आप लोग पहले इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। स्टेटमेंट 1 कहता है गैर मौखिक संकेतों का उपयोग मौखिक संचार पर जोर देने और समर्थन करने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट 2 कहता है गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो मौखिक संचार का विकल्प नहीं है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, फर्स्ट वाला तो हमारा सही होगा, क्योंकि नॉन वर्बल सिग्नल्स का हम यूज़ करते हैं अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में, अपनी वर्बल कम्युनिकेशन पर जोर देने के लिए। स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि नॉन वर्बल सिग्नल्स आर नो सब्सटीट्यूट फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। जबकि सब्सटीट्यूट होता है, वर्बल कम्युनिकेशन हम करने की जगह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी तो कर सकते हैं, तो ये इसका सब्सटीट्यूट नहीं होता है। ये बात हो जाएगी गलत, और आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेटिंग विद द स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर्स इज टर्म्ड एज। अगर आप आत्माओं और पूर्वजों के साथ बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आत्माओं के साथ बात कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन यानी कि आध्यात्मिक संचार, या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन यानी आमने सामने संचार। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है जो लोग स्पिरिट्स के साथ और एंसेस्टर्स के साथ बात कर लेते हैं, उस वाली कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन।
द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कौन कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है। हमने कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास में ये समझा था, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट एंड कम्यून, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, या फिर कम्युनियन और कॉमन सेंस। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर। इन दोनों से मिलकर बना होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिस्ट भी और कम्युनिकेयर भी। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो मैकेनिकल होती है, ऑर्गेनिक होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है या फिर स्ट्रक्चर्ड होती है। बता चुकी हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आपको बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।